हेलो दोस्तों, मैं मनमोहन सविता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम बात करेंगे दैनिक समसामयिकी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये दैनिक समसामयिकी 2 मई 2021 की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आने वाले सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ मैं वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, तथा हम बात करेंगे कल वाले प्रश्न के उत्तर की। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत 21,000 रुपये बढ़ाकर 51,000 रुपये की राशि कर दी है? तो हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा, यानी पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार का एक और चुनावी वादा पूरा करते हुए पंजाब कैबिनेट ने 28 अप्रैल 2021 को आशीर्वाद योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि की प्रति लाभार्थी यानी 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यदि हम बात करें कि इस योजना के तहत बकाया निपटान हिदायत भी दी है, किसके द्वारा? तो पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर की सरकार द्वारा यह मंजूरी प्रदान की गई है। यदि हम बात करें कि इस योजना के तहत दिसंबर 2020 की अदायगी की पहली की गई थी, जबकि कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग के बाद प्रवक्ता ने बताया है कि योजना के तहत ताज़ा विस्तार 1 जुलाई 2021 से होगा। उस समय मंत्रिमंडल के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा इसे लागू किया गया था। पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम था सगुन योजना के नाम से यह प्रचलित थी। और यह, यदि हम बात करें कि शादी विवाह से संबंधित, यानी लड़कियों की शादी की संबंधित यह योजना थी, जिसमें 21,000 रुपये देने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर अब 51,000 रुपये कर दिया है। आइए देखते हैं पहले इस योजना का नाम क्या था। तो पंजाब सगुन योजना, जिसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? आशीर्वाद योजना। और इसके तहत अब 21,000 से रुपये बढ़ाकर 51,000 कर दिए हैं। ये हैं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, और इन्हीं की कैबिनेट की सरकार या कैबिनेट परिषद के द्वारा इसे बढ़ाकर मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, और यह काफ़ी अच्छी खबर है। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किसके साथ मिलकर सोयाबीन की नई प्रजाति MACH1407, यानी कि यह एक भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म की एक नई सोयाबीन की प्रजाति है, जिसका नाम एस की जगह आपको ए करना है दोस्तों, MACH1407 नामक यह सोयाबीन की नई जो उपज या बीज बनाया गया है, वह किसके साथ मिलकर बनाया गया है? तो यह भारतीय कृषि अनुसंधान, जो कि दिल्ली में स्थित है, इसके साथ मिलकर अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक नई सोयाबीन, जो कैसी होगी? जो अधिक उपज देने वाली तथा कीट प्रतिरोधी किस्म की सोयाबीन के रूप में इसे प्रदान किया गया है। यदि हम बात करें कि MACH1407 नाम की यह प्रजाति भारत में सोयाबीन उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी, और सोयाबीन की यह किस्म कीट प्रतिरोधी भी है, जो कि इनमें फली के बिखरने का जोखिम भी कम करता है। इसीलिए यदि हम बात करें कि यह गुड़ यांत्रिक कटाई के लिए भी उपयुक्त बनाते हैं। आइए दिखाता हूँ आपको यह सोयाबीन की किस्म। यह है वो सोयाबीन जो MACH नामक यह बनाई गई है, और यह किसके द्वारा? तो भारतीय कृषि अनुसंधान, जो कि दिल्ली में परिषद स्थित है, इसके द्वारा इसका निर्माण या इसकी जो नई प्रजाति को खोजा गया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
जिसे हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। हाल ही में किस फिल्म सांड की आंख में सुर्खियों में रहने वाली निशानेबाज का निधन हुआ है? तो जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में एक फिल्म लॉन्च की गई थी जिसका नाम था सांड की आंख, जिसमें सुर्खियों में रहने वाली दादी चंदो तोमर का 30 अप्रैल 2021 को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया। यदि हम बात करें कि शूटर दादी के नाम से विख्यात 89 ईयर चंद्रो तोमर का जन्म मुजफ्फर में हुआ था, यानी मुजफ्फरनगर में हुआ था, और हाल ही में इनका निधन कोविड-19 के दौर में हो गया। यदि हम बात करें कि बॉलीवुड की फिल्म सांड की आंख में दादी तोमर और प्रकाशी तोमर की रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित थी। इससे पहले भी अभिनेता आमिर खान ने दोनों शूटर दादी की कहानी से प्रभावित होकर उन्हें अपने शो सत्यमेव जयते में भी बुलाया था। तो ये काफ़ी चर्चित महिला थी जिनका हाल ही में कोरोना के चलते निधन हो गया है। आइए दिखाता हूँ इन दादी को आपको। ये हैं दादी तोमर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये कितने साल की थी? तो 89 ईयर ओल्ड की थी, और यह रियल लाइफ पर स्थित जो फिल्म बनाई गई थी सांड की आंख, वह इनके ऊपर ही बनाई गई थी। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और यह काफ़ी अच्छी खबर है। आइए बात करते हैं इस खबर के ऊपर। हाल ही में किसने 50 मिलियन बच्चों की जान बचाने हेतु वैश्विक टीकाकरण रणनीति लॉन्च की है? यदि हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व करने वाली वैश्विक टीकाकरण रणनीति का अनावरण उन 50 मिलियन से अधिक बच्चों तक पहुंचाने हेतु है जो कोविड-19 की वजह से जीवन रक्षक वैक्सीन को पाने से चूक गए थे। और हाल ही में WHO, यूनिसेफ और गावी इन तीनों ने मिलकर एक 50 मिलियन बच्चों की जान बचाने हेतु टीकाकरण रणनीति लॉन्च की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WHO, यूनिसेफ और गावी, यानी इसमें जो प्रतिनिधित्व करता है वह यूनिसेफ और गावी हैं, जबकि इसका प्रमुख यदि माना जाए तो WHO है। और यह किसके अंतर्गत काम कर रहे हैं? तो संयुक्त राष्ट्र यानी UN के नेतृत्व में यह काम कर रहे हैं। वैश्विक टीकाकरण रणनीति के अनावरण पर 50 मिलियन से अधिक बच्चों तक टीकाकरण, यानी जो कोविड-19 की वजह से जीवन रक्षक वैक्सीन की टीके से वंचित रह गए थे, उन्हीं को यह टीकाकरण रणनीति के तहत इन्हें यह टीका लगाया जाएगा। और ये किसके द्वारा? तो WHO और यूनिसेफ और गावी के द्वारा इसको काम को बढ़ावा दिया जाएगा। WHO के सर्वे के अनुसार पता चलता है कि 1/3 से अधिक देशों में अभी भी उनकी नियमित टीकाकरण सेवाओं में बाधा आ रही है, यानी जो नियमित रूप से टीकाकरण किया जा रहा था और उसी टीकाकरण को कोविड-19 के दौर में पूरा नहीं किया जा रहा। इसीलिए इसे WHO की अध्यक्षता में टीकाकरण रणनीति लॉन्च की गई है। आइए देखते हैं इसे। ये है WHO की 50 मिलियन लिव्स बाय 2030, यानी इसका जो रखा गया है विजन वह 2030 रखा गया है, और WHO के द्वारा इसे हाल ही में ग्लोबल इम्यूनाइजेशन स्ट्रेंथ टू सेव 15 मिलियन चिल्ड्रन। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं हम WHO की। तो यदि हम WHO की बात करें तो WHO से संबंधित कुछ प्रश्न हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि WHO की स्थापना। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में यानी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को बनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। और ये हैं वर्तमान समय में जो हेड हैं WHO के, वह हैं डॉक्टर टेड्रोस यहाँ के WHO के हेड हैं। यदि हेड क्वार्टर की हम बात करें तो WHO का हेड क्वार्टर स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जी हाँ दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही इसका हेड क्वार्टर स्थित है। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने गर्भवती महिलाओं के लिए किस सोशल मीडिया पर हेल्पलाइन शुरू की है? तो यदि हम बात करें कि हाल ही में गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने
व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया है या शुरू किया है। यदि हम बात करें कि यह हेल्पलाइन नंबर क्या करेगा, तो NCW द्वारा यानी राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा यह कदम गर्भवती महिलाओं को चिकित्सक सहायता प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को मद्देनज़र उठाया गया है। यदि हम बात करें कि देश की गर्भवती महिलाएं इस नंबर के माध्यम से आयोग से संपर्क कर सकती हैं, जो कि 24 घंटे कार्यात्मक होगी। यदि हम बात करें यह नंबर क्या है, तो यह नंबर है 9354954224। यह व्हाट्सएप पर महिलाओं के लिए इसका शुरुआत किया गया है। आइए देखते हैं जूम करके। ये है वह हेल्पलाइन नंबर जो व्हाट्सएप में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा तथा उसकी चिकित्सक सहायता को प्राप्त कराने के लिए तथा उनमें आने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। यदि हम बात करें लॉन्च किया गया है, आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले व्हाट्सएप से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपसे मैं चर्चा कर लेता हूँ। यदि हम व्हाट्सएप की बात करें तो स्मार्टफोन पर चलने वाली यह प्रसिद्ध फास्ट मैसेजिंग सेवा है। इसकी सहायता से इंटरनेट के द्वारा दूसरे व्हाट्सएप पर उपयोगकर्ता के स्मार्टफोन पर टेक्स्ट संदेशों के अलावा ऑडियो, इसके साथ ही वीडियो तथा अपनी स्थिति यानी अपने लोकेशन का जायरा या अपनी स्थिति को भी उसके साथ साझा कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि सितंबर 2015 में व्हाट्सएप ने लगभग 90 करोड़ से भी ज़्यादा उपयोगकर्ताओं के साथ विश्व का सेकंड सबसे तेज लोकप्रिय ऐप बन गया। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी और जैन कुम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आशा करता हूँ कि आपको व्हाट्सएप से संबंधित यह जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस किसने बनाया है? तो यदि हम बात करें कि 27 अप्रैल 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास में भारत में पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया। इस 3D प्रिंटेड घर की अवधारणा जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है, तो IIT मद्रास के पूर्व छात्रों द्वारा ली गई है। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा IIT मद्रास। यदि हम बात करें इस 3D प्रिंटेड हाउस की, तो यह एक मंजिला कंक्रीट जो कि 3D प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग करके लगभग 600 वर्ग फुट के क्षेत्रफल में 5 दिनों में तैयार किया गया है। यह घर परिसर के तीसरे हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटीज टेबल लिंकिंग फॉर इनोवेशन इन शेल्टर के द्वारा IIT मद्रास के सहयोग से बनाया गया है। और यदि हम बात करें कि वर्ष 2018 में विश्व का पहला 3D घर फ्रांस के नाटेस शहर में बनाया गया था और यह विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मकान अपने आप में बहुत खास और हाईटेक था। और इसके बाद यदि हम बात करें कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस IIT मद्रास के पूर्व छात्रों द्वारा बनाया गया है। आइए इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। यह है वो 3D प्रिंटेड हाउस जो बनाया गया है। 3D प्रिंटेड हाउस में क्या होता है, तो 3D प्रिंटेड एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग करके आप 3D डायमेंशन यानी 3D डायमेंशन वस्तुओं को बनाया जाता है। इसमें एक प्रोडक्शन के कई लेयर्स डिजिटल फाइल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सामग्री को तब तक लगातार एक के ऊपर एक क्रम में लगाया जाता है कि जब तक फाइल प्रोडक्शन 3D डायमेंशन की आकृति में ना बदल जाए। और इसी प्रकार से हमें प्राप्त जो फाइल होती है वह 3D डायमेंशन में प्राप्त होती है। यदि हम बात करें कि 3D प्रिंटिंग कार्य विधि क्या होती है, तो यह कंप्यूटर के द्वारा एक सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रयोग किया जाता है और कंप्यूटर ब्लेड सॉफ्टवेयर में बनी इस 3D फाइल को 3D प्रिंटिंग में डाला जाता है और इसी के माध्यम से जो हमें प्राप्त प्रतिचित्र होता है वह 3D डायमेंशन का प्राप्त होता है। और ये जो घर है वह 3D डायमेंशन का ही है और ये मात्र 600 वर्ग
में फैला हुआ है। यदि यह सपना साकार होता है तो प्रधानमंत्री आवास योजना इसको बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, जिसमें हर किसी को यानी हाउस फॉर ऑल यानी घर सभी के लिए जो योजना चल रही है 2022 तक उसका लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो यह IIT मद्रास के पूर्व छात्रों ने करके दिखाया है और भी अच्छा इसमें तकनीक की सहायता से इसे और भी अच्छा बेहतर बनाने के लिए इस पर वर्क किया जा रहा है। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेक्नोलॉजी से संबंधित और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। आइए बात करते हैं कि हाल ही में ब्रिटेन को मिलेगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? यदि हम बात करें कि मौसम एवं जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और यूनाइटेड किंगडम के मौसम विज्ञान के कार्यक्रम ने दुनिया में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने का फैसला किया है। तो किसने? तो माइक्रोसॉफ्ट और ब्रिटेन, इन दोनों ने मिलकर ब्रिटेन के लिए मौसम के लिए शक्तिशाली यानी जिससे हमें पहले से पता चल जाएगा पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर की इजाद किया है। ब्रिटेन के मेट कार्यालय के अनुसार इस सुपर कंप्यूटर को 2022 में चालू करने की पूर्ण संभावना है और यह ब्रिटेन में बढ़ती बाढ़, तूफान और बर्फबारी की घटनाओं के प्रभाव में सुरक्षा में मदद करेगा। तो इसको किसकी सहायता से? तो माइक्रोसॉफ्ट। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है। यदि हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना की गई थी वह बिल गेट्स के द्वारा की गई थी, लेकिन आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि माइक्रोसॉफ्ट इसके प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है। बात करते हैं हम इस सुपर कंप्यूटर की। ये है वो सुपर कंप्यूटर जो पहले से ही मौसम का पूर्वानुमान लगाकर इसे कंपनियों या मौसम विभाग को बताकर जानकारी प्रदान करेगा, जिसके सहायता से वहाँ पर इस प्रकार की प्रतिरक्षा से यानी बाढ़ से, तूफान से और बर्फबारी से बचने की सहायता प्रदान करेगा। और यह सुपर कंप्यूटर काफ़ी हैवी कंप्यूटर है और हाईटेक कंप्यूटर है। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हमसे पूछा गया है कि हाल ही में जेंज डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जेंज डे कब मनाया जाता है? ये जेंज डे क्या होता है? तो दुनिया भर के लोगों को एकजुट करने में जेंज कूटनीतिक भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालने हेतु इंटरनेशनल जेंज डे हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 30 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? तो दुनिया भर के लोगों में एकजुटता प्रदान करने के लिए यह इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। यह दिवस 2011 में यूनाइटेड नेशंस शैक्षिक और वैज्ञानिक संस्कृति यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। किसके द्वारा? तो इसे यूनेस्को द्वारा बनाने की बात की गई है। इसे कौन बनाता है? तो यूनेस्को द्वारा इसे प्रत्येक 30 अप्रैल को मनाया जाता है और यह दुनिया भर में 2011 से बनाया जा रहा है। और यह इस साल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसकी इस वर्ष यानी 2021 में इसकी 10वीं वर्षगांठ है और इसका आयोजन विश्व भर में किया जा रहा है। इसीलिए हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसे याद करना, क्योंकि यह इसकी 10वीं वर्षगांठ है। आइए देखते हैं इसे जेंज डे को। ये जेंज डे प्रत्येक 30 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के लोगों की कूटनीतिक तथा उसमें लोगों की भावनाओं को मिलजुल कर बांटने और उन पर बात करने के लिए तथा लोगों की एकजुटता को प्रदान करने के लिए यह जेंज डे बनाया जाता है। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। पूछा गया है कि हाल ही में किसे पुनः एक्सिस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? यदि हम बात करें कि अमिताभ चौधरी को फिर से एक्सिस बैंक का MD और CEO यानी कि प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसे? तो अमिताभ चौधरी जी को। यह पुनः से एक्सिस बैंक के
CEO और MD के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2024 तक 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इनकी पहली बार जब नियुक्ति हुई थी तो इनकी पहली बार नियुक्ति 2019 में की गई थी। RBI और बैंक के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन यह वर्क करेंगे और हाल ही में इन्हें पुनः से एक्सिस बैंक का CEO और MD नियुक्त किया गया है। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस पर भी चर्चा करते हैं और जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किसे कोलकाता उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में न्यायमूर्ति राजेश बिंदल जी को रामनाथ कोविंद जी द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह मुख्य न्यायाधीश टोडाथिल भास्करन नायर के स्थान पर प्राप्त करेंगे। यानी कि इनका 29 अप्रैल 2021 को कार्यकाल ख़त्म हो गया था, किसका? टोडाथिल भास्करन जी का। और इनके स्थान पर हाल ही में रामनाथ कोविंद जी द्वारा राजेश बिंदल जी को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आओ। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये हैं राजेश बिंदल जी, जिन्हें हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बात करते हैं हम आज टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में आयु 64 समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा, यह किससे संबंधित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बात करते हैं हम कल वाले क्वेश्चन के आंसर की। क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर नृत्य इंटरनेशनल डे यानी डांस इंटरनेशनल डे कब मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन प्रश्नों की पूरी श्रृंखला आपके सामने रखता हूं। यदि इसी प्रकार की आप अच्छे से कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ मेरी करंट अफेयर की इस क्लास में। ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। एक बार इस क्लास को आप प्यार दीजिए, अच्छे से प्रतिदिन इस क्लास को लीजिए, क्योंकि आधा घंटे की क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और आपको सपने की तरफ ले जा सकती है। इसीलिए यह करंट अफेयर क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्रत्येक डे यानी डेली इस करंट अफेयर के क्लास को लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।